हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने के तरीके अर्थात विधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो कीटों को नियंत्रित करने के लिए निम्न दो विधियों को उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से एक पहली है प्राकृतिक विधि और दूसरी होती है हमारी कृत्रिम विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी पहली प्राकृतिक विधि। तो प्रकृति में कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो अपनी क्रियाओं के द्वारा कीटों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। निम्न भागों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत पहली आती है जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा की नमी, प्रकाश इत्यादि आदि का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापक्रम। तो यह वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जो कीटों की वृद्धि, आयु, प्रजनन आदि को प्रभावित करने का कार्य करता है। प्रत्येक कीट के विकास के लिए लगभग 18 से 40% टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ऐसा देखा गया है कि तापमान को बढ़ाने पर कीटों का जीवन चक्र छोटा हो जाता है। इसके अलावा उच्च ताप से बचने के लिए कीट स्वयं को निश्चित करने का या निष्क्रिय करने का कुछ समय के लिए शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, जिससे भी हम कुछ समय के लिए कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा इसका वर्षा एवं नमी। तो जल प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक जीव के शरीर में जल एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए लगभग 60 से 80% तक की नमी की आवश्यकता होती है। यदि अनाज को सुखाते समय इसमें नमी की मात्रा को नियंत्रित न किया जाए तो भंडारण के समय कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। नमी बढ़ने पर कीट की सक्रियता भी बढ़ जाती है और वह प्रजनन की क्रिया को करके स्वयं की संख्या में वृद्धि करने का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकाश। तो प्रकाश सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह प्रत्येक जीव की वृद्धि एवं विकास की क्रिया में भाग लेने का कार्य करता है। पर्याप्त प्रकाश की उपस्थिति में कीट प्रजनन, वृद्धि आदि कार्यों को करने का कार्य करता है और सक्रिय होकर हानि पहुंचाने का कार्य करता है या हानि पहुंचाता है। अतः प्रकाश को नियंत्रित करके जीवों को सक्रिय एवं निष्क्रिय करने का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार भी हम कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसका चौथा है वायुमंडलीय दाब के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो वायुमंडलीय दाब कीटों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। जैसे टिड्डी को तूफान आने की सूचना आधे घंटे पहले मालूम हो जाती है, जिसके कारण वह उत्तेजित होकर उड़ने के लिए बेचैन हो जाता है। जब चींटियों को वायुमंडलीय दाब के कारण होने वाली वर्षा की सूचना प्राप्त होती है तो चींटियां अंडों को लेकर इधर उधर भागने का कार्य करने लगती हैं। इसका है पांचवा वायु की गति। तो हवा के द्वारा कीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, परंतु वायु की गति कम या अधिक होने पर कीटों को प्रभावित करने का कार्य करती है। जैसे हवा के द्वारा हिमालयों, पहाड़ों, मैदानों की ओर उड़कर लाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हम जल संबंधी कारकों के द्वारा कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भूमि संरचना के आधार पर कीटों पर नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत पहाड़, समुद्री जल, मरुस्थल, वन इत्यादि आने का कार्य करते हैं जो कीटों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे पहाड़ों को ऊपर ऊंचाई कीटों को सक्रियता से रोकती है। इसी प्रकार बड़े एवं घने वन भी कीटों की सक्रियता को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तीसरा हमारा प्राकृतिक शत्रु। तो प्रकृति में कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं जो दूसरे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जैसे कॉक्सिनिल, माऊ, लीफ हॉपर आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करता है। इसी प्रकार मेढक, छिपकली, चिड़िया भी कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रोग। तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, वायरस आदि भी रोग को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जिससे हम कीटों को नियंत्रित करने का कार्य कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीटों को नियंत्रित करने का कृत्रिम कीट नियंत्रण अर्थात दूसरी विधि। तो इस नियंत्रण के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे परपोषी प्रतिरोध, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर है दूसरा परपोषी प्रतिरोध। तो परपोषी प्रतिरोध अर्थात परपोषी प्रतिरोध एक प्रकार की जैविक या अजैविक नियंत्रण क्रिया होती हैं जिनमें पौधा स्वयं रोगजनक के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रजनन एवं प्रयोग पहली हेडिंग है।
तो सर्वप्रथम सन 1905 में वेफलेन ने धान्य फसलों में कीटों प्रतिरोधी पौधों को प्राप्त करने के लिए प्रजनन कार्यों को कराया। इसी प्रकार अर्टमन ने कपास, लोबिया, तरबूज आदि के लिए मिलानी प्रतिरोधी किस्मों के विकास का कार्य किया, जिसके कारण धीरे धीरे फसलों की प्रतिरोधकता को लेकर ज्ञान विकसित हो गया और वर्तमान में इस विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास का कार्य किया जा रहा है। हम पढ़ेंगे आवासीय प्रतिरोध। तो प्रतिरोध परपोषी पौधों की वह योग्यता या क्षमता होती है जो किसी रोगजनक या अजैविक कारकों का दमन करती है या उसकी किसी क्रिया को धीमा कर देती है। यह रोगजनक का किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने से बचाने की क्रिया है। इसे आवासीय प्रतिरोध की क्रिया कहा जाता है। हम पढ़ेंगे रोग पलायन। तो रोग पलायन एक या ऐसी अवस्था है जिसमें रोगग्राही पौधा या तो अनुकूलतम दशाओं में उपलब्ध नहीं होता है या परपोषी पौधे की उचित अवस्था न होने पर रोगी कारक निष्क्रिय बना रहता है। ये अवस्थाएं रोगी कारक के पहुंचने, संक्रमण करके रोग को विकसित करने के लिए सदैव प्रतिकूल होने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसका वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध। जब पौधा स्वतः ही प्रतिशत से प्रतिरोधी होता है, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाली रोगजनक के लिए अनुकूल परिस्थितियों होते हुए भी वह रोग को उत्पन्न करने का कार्य नहीं कर पाता है, तो इस पौधे की यथार्थ प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात प्रतिरोधी का आधार है। यथार्थ प्रतिरोधकता को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें पहली है आकृति या आकृतिकाय प्रतिरोध। जब पौधे अपने आकार के कारण रोग के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं तो इसे आकारिकीय प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे कुछ पौधों की सतह पर त्वचा, कोश की कला, मोम, रोम, वाह्य त्वचा आदि संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण कीट पौधे को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं कर पाता है। इसकी दूसरी विधि है क्रियात्मक प्रतिरोध। तो जब पौधे अपनी क्रियात्मक क्रियाओं के द्वारा प्रतिरोध को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं तो इस क्रियात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे पौधों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे गोंद, मोम आदि का निर्माण किया जाता है जो पौधों की सतह पर फैलकर उसे रोगी कारकों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसकी तीसरी विधि है संरचनात्मक प्रतिरोध। तो इस प्रकार के प्रतिरोध में पौधे के गुण जैसे ऊतक, रेशा, तंतु आदि के कारण पौधों में रोगी कारक प्रभाव को उत्पन्न कर नहीं कर पाते हैं। इसे संरचनात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। इसकी चौथी विधि है जीव द्रव्य प्रतिरोधी। तो जब पौधों में प्रतिरोध का नियंत्रण जीव द्रव्य कारकों से निकलने वाली पदार्थ जैसे टेनिन, वेजिन, एथोसाइनिन इत्यादि के द्वारा होता है तो इसे जीव द्रव्य प्रतिरोध कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने की विधियाँ। तो पहली विधि है बरण या चरण। इस विधि में प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों को चुनकर उसे एक स्थान पर उगाने का कार्य किया जाता है या किसी फसलीय पौधों में उपस्थित रोगी प्रतिरोधी सहनशील पौधों के चुनाव का कार्य कर लिया जाता है और उन्हें उगाकर इनसे बीजों को प्राप्त कर लिया जाता है या कर लेते हैं। इस प्रकार की विधि को चयन विधि कहा जाता है। इसकी दूसरी विधि है उत्परिवर्तन। जब किसी पौधों में किसी कारणवश ऐसे जीन के विकास का कार्य कर लिया जाता है जो किसी निश्चित रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं तो ऐसे पौधों रोग को प्रतिरोधी कहते हैं तथा इनमें होने वाली क्रिया उत्परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया विभिन्न प्रकार के रसायनों विकरणों के द्वारा प्रेरित होती है। इसकी तीसरी विधि है संकरण। तो इस क्रिया में रोग प्रतिरोधी एवं सामान्य पौधों के मध्य संकरण का कार्य कराया जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पौधों या पौधे रोग प्रतिरोधी किस्म के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रकार के पौधे को संकर पौधा तथा इस क्रिया के संकरण की क्रिया को संकरण की क्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम परंपरागत या कृषि नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।